दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। साथियों, आज की अपनी क्लास में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट की यानी कि मौलिक अधिकारों की। दोस्तों, मौलिक अधिकार एक ऐसा टॉपिक है जो कि न सिर्फ आपकी परीक्षाओं के लिए बल्कि आप एक जागरूक नागरिक हैं अगर हमारी सोसाइटी के, तो इसलिए भी आपको फंडामेंटल राइट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए कुछ सामान्य बातें जो कि आपके परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगी। तो हेडिंग आप बनाइएगा फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार। टॉपिक का नाम आपके रहेगा मूल अधिकार या फिर फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार या इसी को कहा जाएगा फंडामेंटल राइट। दोस्तों, फंडामेंटल राइट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जो फंडामेंटल राइट होता है उसे हम लोग सबसे पहले क्या मानते हैं, इसको हम लोग मानते हैं लोकतंत्र का आधार। इसको माना जाता है लोकतंत्र का आधार माना जाता है। अब लोकतंत्र का आधार इसको क्यों माना जाता है, तो एक बहुत बेसिक सी बात है कि यह एक ऐसी मांग होती है जब हम लोग राइट यानी कि अधिकार को बतलाते हैं। तो अधिकार की परिभाषा में आप जानते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, यह एक प्रकार की मांग होती है या एक प्रकार की यह डिमांड होती है जो कि हमें उन परिस्थितियों से अवगत कराती है, हमारे लिए उन परिस्थितियों और सुविधाओं का बोध कराती है जिससे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। मतलब कि यह एक ऐसी मांग या एक ऐसी डिमांड है, यह उन परिस्थितियों को बताती है, यह उन परिस्थितियों को बतलाती है, उन परिस्थितियों को बताती है जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है। व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है। मीन्स यहां पर हो गया कि जब हम लोग राइट को यानी कि अधिकार को डिफाइन करते हैं तो यह एक ऐसी मांग होती है, एक ऐसी परिस्थितियों का हमको बोध कराती है जो कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकार से अधिकार उसको हम लोग कहते हैं। और ये ऐसी डिमांड होती है जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व यानी कि अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर पाना उसके लिए मुश्किल होता है या कह सकते हैं कि उसके लिए कठिन होता है। तो ओवरऑल क्या हो गया कि अधिकार जो है एक प्रकार की मांग है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा जब हम लोग कहते हैं कि यह हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया है, संविधान में प्रावधान अगर हो जाता है इसी बात का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों, उसको हम लोग कहते हैं मूल अधिकार। इसको क्या बोल दिया जाएगा, इसको बोल दिया जाएगा मूल अधिकार। अब एक आप जानते हैं कि हम लोग कहते हैं मानवाधिकार भी होता है। तो अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि मानवाधिकार क्या होता है, मानवाधिकार क्या होता है, तो मानवाधिकार को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो किसी भी मानव को मानव होने के नाते, ध्यान रखिएगा, मानव को मानव होने के नाते, मानव होने के नाते या के कारण जो अधिकार मिलता है, जो अधिकार मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मानवाधिकार।
तो मानव को मानव होने के नाते जिन अधिकारों के उपयोग करने की आजादी मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। अब यहां पर एक चीज आप समझिएगा कि जो मानवाधिकार होता है ये हमको जन्म से ही प्राप्त होता है। मानवाधिकार जन्म से ही प्राप्त होता है। अब दूसरा एक पॉइंट आप जरा और समझिएगा कि जो हम लोग मूल अधिकारों की बात करते हैं ये जन्म के साथ प्राप्त हो जाता है मानवाधिकार। अब मानवाधिकार जो होता है वो किसी देश की सीमाओं से परे नहीं होता है। तो एक पॉइंट यहां पर और ऐड करना होगा कि देश की सीमाओं से परे नहीं होता है। देश की सीमाओं से यह परे नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है कि हम पूरे ये मानव समाज की बात करते हैं कि अगर कोई मनुष्य है तो उसको मनुष्य होने के नाते जिन अधिकारों के उपयोग करने की आवश्यकता होती है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मानवाधिकार। और यह किसी भी मानव को जन्म के साथ ही मिल जाता है। मतलब कि कोई अगर जन्म ले रहा है तो वो मानव के रूप में अगर जन्म लिया है तो जन्म के समय से ही उसको कोई न कोई मानवाधिकार जो होते हैं उसको प्राप्त हो जाते हैं और यह किसी देश की सीमाओं से बंधा नहीं होता है। लेकिन इसके रिवर्स अगर हम लोग देखें तो फंडामेंटल राइट जो होता है वो जन्म से नहीं मिलता है, बल्कि यहां पर ध्यान रखिएगा कि मानवाधिकार जो है ये सीमाओं से बंधा होता है। तो एक पॉइंट आप यहां पर ऐड कर लीजिएगा कि जो हमने यहां पर मूल अधिकार लिखा है ये इसमें एक पॉइंट आप और ऐड क्या करेंगे कि यह देश की सीमाओं से बंधा होता है। कैसे? यह सीमाओं से बंधा होता है दोस्त, इसका मतलब होता है कि जैसे कि हम अगर भारतीय संविधान के अनुसार मूलाधिकारों की बात कर रहे हैं तो वो मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत मिलेगा। लेकिन मानवाधिकार की बात करेंगे तो ये ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के लिए इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं। ये क्या होता है कि देश के जो नागरिक होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि गैर नागरिक होते हैं, तो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त होता है। लेकिन इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की बात की गई है, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार की दोस्त बात की गई है तो इसका जो जिक्र किया गया है भारतीय संविधान में, इसका जो प्रावधान होता है वो संविधान का एक भाग है जिसको हम लोग भाग 3 कहते हैं। आर्टिकल्स की बात करेंगे तो अनुच्छेद जो होता है ये 12 से लेकर के 35 के बीच में किया गया और इसके प्रावधान को हमने कहां से लिया है तो इसको हमने ले लिया है अमेरिका के संविधान से हमने इसको ग्रहण किया है। सवाल आपसे बहुत सिंपल पूछे जाएंगे कि मौलिक अधिकार का प्रावधान किस भाग में है, तो तीसरे भाग में है। आर्टिकल्स की बात करेंगे तो 12 to 35 में आप बताएंगे कहां से इसको लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से इसको हमने ग्रहण किया है। अब जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकारों का जो प्रभाव होता है ये कहां पर पड़ता है, ये देश की सीमाओं के भीतर पड़ता है। देश की सीमा के भीतर इसका प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि यह देश के नागरिकों, चूंकि हम लोगों ने कल बात किया था देश के नागरिकों और गैर नागरिकों को, देश के नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त होता है। यह बात आपको समझ में आई होगी। किसको किसको प्राप्त होगा, तो सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स इन दोनों को प्रदान किया जाता है। अब यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा, कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो केवल और केवल देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, केवल नागरिकों को जो प्राप्त होने वाले आर्टिकल्स हैं या फंडामेंटल राइट हैं उसमें है आर्टिकल 15, 16, 19, 29,
और 30, ये कुल आपको 5 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो केवल और केवल देश के नागरिकों को प्रदान किया गया, केवल देश के नागरिकों को प्रदान किया गया है। कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं? तो ऐसे आर्टिकल्स जो हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 29, 30 और इसके बाद एक 19 होता है। तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल और केवल देश के नागरिकों को हैं, विदेशियों को नहीं मिलते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद में अगर हम लोग यहां पर बात कर लें आर्टिकल 19 की, अगर बात कर लें तो जब आपातकाल की स्थिति आती है तो आपातकाल के दौरान कौन सी कंडीशन होगी? तो आपातकाल के समय, आपातकाल के समय, आपातकाल में आर्टिकल 19 जो होता है यह स्वतः विघटित हो जाता है। मींस इसका जो प्रभाव होता है ये अनअफेक्टेड हो जाता है। कब? जब आपातकाल लगा हो देश में, तो अनुच्छेद 19 में दी गई जितनी भी पर्सनल लिबर्टी हैं उन सभी को कोई प्रभाव नहीं पड़ जाता। मतलब इसका थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जैसे कि आर्टिकल 19 में आपको विचार और अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है, लेकिन जब आपके देश में इमरजेंसी लागू होगा तो उस दौरान अनुच्छेद 19 में दी गई जो स्वतंत्रताएं हैं उसके वायलेशन पर आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये होता है। अब इसके बाद में अगर देखेंगे तो 20 और 21 ये क्या होते हैं? 20 और 21 जो होते हैं ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, ये सस्पेंड नहीं होते हैं। और शेष जो हैं इनको सस्पेंड करने का राइट किसको होता है? शेष को प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? शेष को प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बहुत बेसिक सी बातें हैं ये सब, और यही सब आपको एग्जाम में अलग अलग सवालों के रूप में दोस्तों मिल जाता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो जो अधिकार होते हैं, खास करके टीबी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू नाम था उनका, तो उन्होंने अधिकारों को 2 भागों में डिवाइड किया था। एक ऐसा था जो कि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय था, मतलब कि जस्टिएबल था, तो उसको इन्होंने क्या कहा था? फंडामेंटल राइट कहा। कुछ ऐसे हैं जो कि न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मींस वो नॉन जस्टिएबल हैं, तो उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा गया या नीति निर्देशक तत्व कहा गया। तो एक पॉइंट आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट जो होगा, जो फंडामेंटल राइट होगा, ये क्या होगा? फंडामेंटल राइट will be justiciable by the court। मतलब क्या हो गया कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होगा, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होगा। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका हो जाता है कि अगर इसका उल्लंघन होता है, फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन होता है, उल्लंघन होता है या वायलेशन होता है, तो इस कंडीशन में आप कहां पर जा सकते हैं? न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। और जो भी प्रावधान नॉन जस्टिएबल होगा बाय द कोर्ट, उसमें क्या होगा कि उसका उल्लंघन होगा तब भी, नहीं होगा तब भी आप न्यायालय की शरण में
नहीं जा सकते हैं, माने कि ये इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है बाय द कोर्ट। बात क्लियर हो गई। तो ये फंडामेंटल राइट जो है, इसके वायलेशन पर, इसके उल्लंघन पर हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये प्रवर्तनीय होगा, यानी कि जस्टिएबल होगा। जबकि ध्यान रखिएगा यहां पर 2 पॉइंट आप और ऐड कर लीजिए। यहां पर एक पॉइंट आपका होगा कि जो हमारा नीति निर्देशक तत्व होता है, नीति निर्देशक तत्व, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं डीपीएसपी, तथा एक होता है आपका फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ये नॉन जस्टिएबल होते हैं। ध्यान रखिएगा सवाल आपको ऐसे पूछे जाएंगे कि कौन सा इसमें जस्टिएबल होगा और कौन सा जस्टिएबल नहीं होगा, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ये नॉन जस्टिएबल होते हैं। कौन कौन नॉन जस्टिएबल हैं, तो ध्यान रखिएगा एक हो जाता है आपका डीपीएसपी और दूसरा कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज। जो हैं ये दो चीजें, दो प्रोविजंस ऐसे हैं कि ये सभी नॉन जस्टिएबल होंगे, यानी कि न्यायालय के द्वारा इनको लागू नहीं करवाया जा सकता है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट का संरक्षक किसको माना जाता है, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो यहां पर मूल अधिकारों का संरक्षक किसको माना जाता है, तो संरक्षक जो होगा यहां पर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ये दोनों क्या होंगे, ये संरक्षक के रूप में माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है कि मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहते हैं, अभिभावक किसको कहते हैं, गार्जियन किसको कहते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों हो जाता है। आगे चल करके आप इस बात को और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 और उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी होती है कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो 5 प्रकार की वो रीट जारी कर सकता है। साथ ही साथ आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स को ये अधिकार होता है कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वहां पर हाई कोर्ट 5 प्रकार की रीट को जारी कर सकता है। तो इसकी बातें हम लोग और भी आगे पढ़ेंगे। अब यहां पर एक चीज आप और समझिएगा कि जो फंडामेंटल राइट आपको मिला है ये दोनों के लिए मिलता है। दोनों का मतलब क्या हो जाता है, जो भी आपको यहां पर जो फंडामेंटल राइट आपको मिला है ये राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ मिलता है। तो एक आपका क्या हो गया, राज्य के खिलाफ भी, और दूसरा क्या हो गया, व्यक्ति के खिलाफ भी। राज्य के लिए जो फंडामेंटल राइट होता है बेसिकली वो क्या होता है, नकारात्मक रूप में इसको लिया जाता है। ये राज्य के लिए क्या होता है, नकारात्मक होता है, और व्यक्ति के लिए कैसा होता है, ये सकारात्मक होता है। तो राज्य के लिए नेगेटिव होता है और व्यक्ति के लिए ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए हमको फंडामेंटल राइट की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है और बिना फंडामेंटल राइट के हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की बात नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट यहां पर आता है कि जब हम लोग बात कर रहे होते हैं भारत में मूल अधिकार की, तो भारत में ये स्पेशली इंडिया के लिए ही है। यहां पर ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, मतलब कि यह निरपेक्ष नहीं होगा, या यूं कह सकते हैं यह एब्सोल्यूट नहीं होगा, या हम लोग यूं कह सकते हैं कि यह निरंकुश नहीं होता है। दोस्तों निरंकुश का मतलब क्या हो गया, यहां पर अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि यह निरंकुश
नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये निरंकुश भी नहीं होगा और साथ ही ये क्या होता है कि ये सीमित भी नहीं होता है। मतलब कहने का है कि जहां पर आवश्यकता पड़ेगी वहां पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो पॉइंट आप क्या नोट करिएगा, आवश्यकतानुसार, या इसी के लिए एक शब्द होता है युक्ति संगत आधार पर, युक्ति संगत आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। युक्ति संगत आधार पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो हमारे यहां जो फंडामेंटल राइट मिला है साथियों, उस पर ऐसा नहीं है कि आपको जैसे विचार अभिव्यक्ति की आजादी अगर दे दी गई है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब आपको कुछ भी बोलने का अधिकार मिल गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको जितने भी फंडामेंटल राइट मिले हैं, चाहे हम लोग बात कर रहे हैं विचार अभिव्यक्ति की अंडर आर्टिकल 19 में, तो ऐसा नहीं है कि आपको विचार के अभिव्यक्ति की जो आजादी मिल गई है तो अब आप कुछ भी बोलिए, ऐसा नहीं है। मतलब वहां पर जैसे पब्लिक न्यूसेंस एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, उसके आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रख करके फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इन सभी आधारों पर फंडामेंटल राइट पर युक्ति संगत तरीके से प्रतिबंध हम लगा सकते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो फंडामेंटल राइट से संबंधित जो महत्वपूर्ण बेसिक बातें थी, इसकी चर्चा हम लोगों ने अपनी अब तक की क्लास में कर लिया है। एक बार मैं अगर आपसे रिवाइज करवाना चाहूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट जो होता है वो लोकतंत्र का आधार होता है, बेस ऑफ डेमोक्रेसी होता है। यह एक प्रकार की डिमांड होती है जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती है। फिर हम लोगों ने मानवाधिकार की भी चर्चा किया थोड़ा सा। इसके बाद हम लोगों ने संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है, इन सभी बातों की चर्चा किया। इसका प्रभाव जो होता है देश की सीमा के भीतर नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त होता है। 15, 16, 19, 29 और 30(5) ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल और केवल देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं। आपातकालीन स्थिति में आर्टिकल 19 के जितने प्रावधान हैं उसके वायलेशन पर आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हैं। 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं होता है। शेष जितने फंडामेंटल राइट अब बचेंगे उन सभी को सस्पेंड करने का की अथॉरिटी जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल राइट को बतलाया कि यह प्रवर्तनीय होता है, जस्टिएबल होता है बाय द कोर्ट। इसका उल्लंघन होने पर न्यायालय की शरण में आप जा सकते हैं, जबकि डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी ये नॉन जस्टिएबल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को फंडामेंटल राइट का संरक्षक माना जाता है, गार्जियन माना जाता है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने बात किया कि यह राज्य के लिए नेगेटिव और व्यक्ति के लिए पॉजिटिव होता है। फंडामेंटल राइट इज नॉट एब्सोल्यूट, यह निरपेक्ष और निरंकुश नहीं होता है। आवश्यकता अनुसार या युक्ति संगत आधार पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब यहां पर हम लोगों को बात करना है मूल अधिकारों की मांग, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम लोग डिमांड की बात करते हैं कि भारत में मूल अधिकारों की मांग कैसे हुई है, किस तरीके से हमारे देश के संविधान में इसको शामिल किया गया है, तो यहां पर आप थोड़ा सा, हम लोग भारत की बात जरूर करेंगे लेकिन थोड़ा सा इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विदेशों में इसको कैसे दिया गया। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि फंडामेंटल राइट को सबसे पहली बार कहां पर समाहित किया गया था, तो वो ध्यान में रखिएगा, ब्रिटेन में सर्वप्रथम इसको कहां पर समाहित किया गया। तो आंसर आप क्या लगाएंगे, सर्वप्रथम मूल अधिकारों को कहां पर इसको समाहित किया गया, तो सर्वप्रथम इसको समाहित किया गया है ब्रिटेन के संविधान में। अब यहां पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग ब्रिटेन की बात करते हैं कि ब्रिटेन में इसको सर्वप्रथम समाहित किया गया था, तो वहां पर अधिकारों का जन्म किस समय होता है, तो ध्यान रखिएगा 1215 ईस्वी में। यहां पर जन्म कब होता है फंडामेंटल राइट का, तो समय था 1215 ईस्वी में, बहुत पहले की बात है।
साल 1215 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ पर ब्रिटेन के शासक थे जॉन द्वितीय। नाम इनका ध्यान रखिएगा, नाम क्या था इनका? तो जॉन द्वितीय जो थे यहाँ के शासक थे। जॉन द्वितीय ने अपने देश के जो नागरिक थे इनको कुछ मूलभूत अधिकार इन्होंने सौंपा था और इसको इन्होंने क्या कहा? मैग्ना कार्टा कहा। और मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? अधिकार पत्र। तो जॉन द्वितीय ने क्या दिया था? मैग्ना कार्टा दिया। सभी शब्द आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। मैग्ना कार्टा या इसी को क्या कहते हैं? अधिकार पत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? अधिकार पत्र कहा जाता है। किसको? मैग्ना कार्टा को, या जॉन द्वितीय ने जो कुछ अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किए। 1689 का फिर वक्त आता है और 1689 में इंग्लैंड के सम्राट थे विलियम मेरी। 1689 में विलियम मेरी जो हैं इन्होंने क्या कहा था? इसको बिल ऑफ राइट्स कहा। बिल ऑफ राइट्स इसको बताया। तो जो ये आपका विलियम मेरी हैं इन्होंने 1689 ईस्वी में इसी को क्या कहा था? बिल ऑफ राइट्स कहा। इसके पहले 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के शासक जॉन द्वितीय ने सबसे पहली बार इसको क्या कहा था कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उन सभी के लिए कुछ न कुछ अधिकार दिए। इसी को मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा गया। 1689 ईस्वी में विलियम मेरी ने इसी को क्या कहा था? बिल ऑफ राइट्स कहा। अब बात करें अगर हम लोग आगे चल करके, तो ये 1895 का वक्त फिर आता है। 1895 1895। अब यहां पर नाम आता है भारत के एक ऐसे महापुरुष का जिसका नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने सबसे पहली बार हमारे देश के लिए संविधान की मांग किया था। अब एक चीज और आप जानते हैं, 1858 का एक समय था जहां पर महारानी का घोषणा पत्र आया था और महारानी के घोषणा पत्र को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। 1800 बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1858 ईस्वी में महारानी के घोषणा पत्र को क्या कहा गया था? इसी को इन्होंने मैग्ना कार्टा कहा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? 1858 ईस्वी में, आपको याद होगा 1858, 1858 ईस्वी में महारानी का घोषणा पत्र था। महारानी का घोषणा पत्र, इसी को इन्होंने क्या कहा था? भारत का मैग्ना कार्टा। भारत का मैग्ना कार्टा कहा इसी को। किसे कहा? 1858 में महारानी का घोषणा पत्र था, इसी को इन्होंने क्या कहा था? मैग्ना कार्टा कहा। अब एक सवाल और आता है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि तिलक को भारत में अशांति का जनक भी माना जाता है। तिलक को हम लोग क्या मानते हैं? भारत में अशांति का जनक माना जाता है। अशांति का जनक माना जाता है। और ये किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन सिरोल ने इनको क्या कहा था? वैलेंटाइन सिरोल जो थे इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। यहां तक की बात क्लियर हुई। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने मूल अधिकारों की मांग उठाई थी, तो इसकी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि अमेरिका में भी चूंकि हमने अपने देश के संविधान में मूल अधिकारों को कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। तो वहां पर 1789 ईस्वी में जो संविधान बना था अमेरिका का, 1789 में अमेरिका का संविधान बना था, अमेरिकी संविधान। लेकिन अब एक बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। सवाल अगर आपसे यह पूछा जाता है कि भारत में मूल अधिकारों को कहां से लिया गया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में मूल अधिकारों को ग्रहण किया गया। दूसरा एक सवाल आपको यहां पर आए कि 1789 में
क्या अमेरिकन संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान था कि नहीं था? तो आंसर आप क्या लगाएंगे? यहां पर मूल अधिकारों का प्रावधान नहीं था, फंडामेंटल राइट का यहां पर प्रावधान नहीं था। तब फिर कब किया गया? यहां पर 1789 में फंडामेंटल राइट का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है 1791 में यहां पर पहले 10 संशोधन किए गए। 1791 में प्रथम 10 संशोधन जो किए गए थे, स्टार्टिंग के 10 अमेंडमेंट जो किए गए थे, प्रथम 10 संशोधन के जरिए, इसी संशोधन के जरिए अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों को यहां पर जोड़ा गया। 1791 के संविधान संशोधनों के जरिए प्राकृतिक अधिकारों के रूप में मूल अधिकारों को जोड़ा गया। और यहां पर क्या था? यहां पर ये प्राकृतिक अधिकारों के रूप में इसको जोड़ा गया, प्राकृतिक अधिकार के रूप में। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत के संविधान में जितनी महत्वपूर्ण बातों को अलग अलग देशों के संविधान से ग्रहण किया गया, उसको अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसको परिवर्तित कर दिया गया। तो हमारे यहाँ जो फंडामेंटल राइट है वो कैसा है? वो एब्सोल्यूट, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है अपनी परिस्थितियों के अनुसार। तो यहाँ पर क्या है कि जो एक बार मिल गया वो असीमित हो गया, मतलब कि यहाँ पर हमारे यहां जैसे क्या है, वो सीमित है। लेकिन अमेरिका में जो भी फंडामेंटल राइट मिला है वो कैसा है? वो सीमित है। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि यहां के जो फंडामेंटल राइट होते हैं इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स नाम दिया जाता है। यहां पर क्या कहते हैं? तो बिल ऑफ राइट्स नाम दिया जाता है अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों को। तो ये सारी बातें आपको यहां तक समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद में देखेंगे तो 1789 में मानव अधिकारों के घोषणा पत्र के द्वारा फ्रांस के नागरिकों को भी कुछ मूल अधिकार दिए गए थे। अब बात करें अगर कि भारत में मूल अधिकारों की मांग कैसे कैसे होती आई है, जैसे कि अब यहां पर आप हेडिंग एक बना सकते हैं, भारत में मूल अधिकारों की मांग। हेडिंग आप बनाइएगा, भारत में, हेडिंग आपकी होगी भारत में मूलाधिकारों की मांग। मूलाधिकारों की मांग। तो फंडामेंटल राइट की जो डिमांड थी वो सर्वप्रथम आपको कौन मिलता है? तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट की जो डिमांड किए थे वो था 1895 ईस्वी में। कौन? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने ही इसकी डिमांड किया था सर्वप्रथम। कम? तो 1895 में इन्होंने किया था स्वराज विधेयक के अंतर्गत। स्वराज विधेयक के, स्वराज विधेयक में इन्होंने सबसे पहली बार मूल अधिकारों की इन्होंने मांग रखा था। फिर इसके बाद 1925 में आप देखेंगे तो 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में भी इन्होंने इस बात की मांग किया। कब किया था? तो 1925 में। 1925 में एनी बेसेंट ने इसकी मांग किया। एनी बेसेंट, कॉमन बिल ऑफ इंडिया। कॉमन बिल ऑफ इंडिया में इन्होंने किया। फिर इसके बाद 1925 के बाद एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1927 में, मद्रास अधिवेशन। तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में भी इसकी मांग को दोहराया गया। अब एक एक चीज आप देखते रहिए कि किस तरीके से इसका पूरा एक क्रम बनता है, कब से इसकी शुरुआत होती है, कहां कहां से इसको शामिल किया जाता है। फिर 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, यहां पर आपको ध्यान में रखना है 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, तो हमने आपको बतलाया भी था
कि 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट थी, यहां पर भी इसकी मांग किया गया और कुल 19 प्रकार के मूल अधिकारों की जो रिपोर्ट थी, इसमें 19 प्रकार के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था। फिर आगे चल करके अगर देखेंगे तो एक पॉइंट यहां पर और लिख लीजिए कि 19 प्रकार के मूल अधिकार, सवाल आपसे ये पूछा गया है, 19 प्रकार के मूल अधिकारों की बात की गई थी, कहां पर? तो ये नेहरू रिपोर्ट में 19 प्रकार के मूल अधिकारों का प्रावधान आपको देखने को यहां पर मिल जाता है। फिर इसके बाद 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी इस मांग को दोहराया गया। फिर आगे चल करके 1934 में भी इसकी मांग को दोहराया गया, जो कि संयुक्त संसदीय समिति थी, उसमें भी इस मांग को दोहराया गया। और आगे चल करके देखेंगे तो इस मांग को अस्वीकार किया गया। फिर 1935 के भारत शासन अधिनियम में ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकारों को शामिल नहीं किया गया। अब 1945 का फिर वक्त आता है, 1945 का वक्त आता है। 1935 के अधिनियम में 1935 के अधिनियम में इसको शामिल नहीं किया गया, फंडामेंटल राइट को। फिर इसके बाद में देखेंगे तो 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने 1945 में टीबी सप्रू ने भी इस मांग को दोहराया और इन्होंने क्या किया था, मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने की मांग किया गया। अब इसके बाद में आप देखेंगे तो 1934 में ही एक स्वराज पार्टी था, इन्होंने भी मूल अधिकारों को शामिल करने की बात किया था। अब संविधान निर्माण के समय में अगर आप देखेंगे तो जो सबसे बड़ी समिति थी, संविधान निर्माण से संबंधित सबसे बड़ी समिति थी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल अधिकार समिति। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी समिति कौन सी थी, मूल अधिकार समिति। सबसे बड़ी समिति अगर आपसे पूछा जाएगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, मूलाधिकार समिति। मूलाधिकार समिति थी और इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 54 सदस्य इसमें थे, टोटल 54 सदस्यों की इसमें संख्या थी। बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन की। तो आपको मालूम है कि कैबिनेट मिशन ही एक ऐसा कैबिनेट मिशन था जिसने भारत में संविधान के निर्माण की बात को स्वीकार किया था। उन्होंने क्या किया था कि मूल अधिकार और जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक समिति के गठन की बात इन्होंने किया था। अब इन्होंने क्या किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया। कौन इसके अध्यक्ष थे परामर्श समिति का, तो ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को यहां पर बनाया गया। तो किसके लिए, मूल अधिकार, मूलाधिकार और साथ ही साथ जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, मूलाधिकार और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, इनके लिए क्या किया गया, पटेल जी की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति का गठन किया गया। एक परामर्श समिति का गठन किया गया। सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि परामर्श समिति किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था। फिर परामर्श समिति ने 27 फरवरी 1947 को जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में मौलिक अधिकारों से संबंधित एक उप समिति का गठन किया। जो उप समिति बनी उसमें कौन थे, मौलिक अधिकारों की जो उप समिति थी उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता किया था जेबी कृपलानी ने। किसने किया, जेबी कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता किया। और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे एचसी मुखर्जी। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे, इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था एचसी
मुखर्जी, एचसी मुखर्जी जो थे ये अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे। फिर क्या होता है कि 38 दिनों तक इस पर लगातार बहस चलती है और 38 दिनों की लगातार बहस के बाद हमारे देश के संविधान में मूल अधिकार को शामिल कर लिया जाता है। तो ये आपको बहुत बेसिक सी ये बातें थी जो कि फंडामेंटल राइट को पढ़ने से पहले आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना था। यहां से हम लोग थोड़ा सा आपको और रिवाइज करवा देते हैं। हम लोगों ने यहां तक की बात कर लिया था। अब इसके बाद जरा आप देखिएगा, तो सबसे पहले ब्रिटेन में इसको शामिल किया गया और 1215 ईस्वी में जॉन द्वितीय ने और वहां के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए। इसको क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा गया। 1689 ईस्वी में विलियम मेरी ने इसको बिल ऑफ राइट्स कहा। भारत में जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने 1858 के महारानी का जो घोषणा पत्र था उसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा जाता है भारत में, और इसको भारत का अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। फिर इसके बाद 1789 में हमारे देश के संविधान में अमेरिकन संविधान से ही फंडामेंटल राइट को लिया गया, लेकिन 1789 में अमेरिकन संविधान में फंडामेंटल राइट का कोई प्रावधान नहीं किया गया। 1791 में जब पहले के 10 संशोधन किए गए तो उसी संशोधन के जरिए प्राकृतिक अधिकारों के रूप में यहां पर फंडामेंटल राइट को शामिल किया गया और यहां का जो फंडामेंटल राइट है वो असीमित है। इसका मतलब क्या है कि एक बार जो दे दिया गया वो दे दिया गया, और यहां पर इसको क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। भारत में मूल अधिकारों की मांग की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के अंतर्गत इसको माना। फिर 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमन बिल ऑफ इंडिया में कहा। 1927 में मद्रास अधिवेशन में इसकी चर्चा की गई। 1928 के नेहरू रिपोर्ट में भी कुल 19 प्रकार के फंडामेंटल राइट का प्रावधान था। 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी इस बात को दोहराया गया। 1935 के एक्ट ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट को शामिल नहीं किया गया था। फिर इसके बाद में 1945 में तेज बहादुर सप्रू ने सबसे बड़ी समिति जो थी संविधान सभा की वो थी मूलाधिकार समिति, जिसमें कुल 54 सदस्य थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसमें परामर्श समिति का जो अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उप समिति की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया और अल्पसंख्यक समिति की अध्यक्षता एचसी मुखर्जी ने किया था। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें आपने यहां तक देख लिया। अब हेडिंग आपको बनाना है कि भारत में मूल अधिकारों के कितने प्रकार हैं। मूल अधिकारों की संख्या या मूल अधिकारों के कितने प्रकार हैं, तो हेडिंग आपको बनाना है मूलाधिकार के प्रकार। भारत में मूलाधिकार के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट। कितने प्रकार के मूलाधिकार आपको देखने को मिलते हैं, तो ये बात आपको यहां से समझनी है। यहां से आप देखेंगे तो सबसे पहला एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हमारे देश के संविधान में अगर वर्तमान में पूछा जाए कितने फंडामेंटल राइट हैं और एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितने थे, तो दोनों बातों को जरा आप यहां पर देख लीजिए। जब हम लोग बात करते हैं कि हमारे देश के संविधान में मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में आपको बताना होगा कि फंडामेंटल राइट की जो संख्या थी वो कितनी थी? 7 थी। और वर्तमान में अगर हम लोग फंडामेंटल राइट की बात कर लेते हैं तो वर्तमान में इसकी संख्या जो है वो 6 है। कैसे हो गई ये? तो ध्यान रखिएगा कि एक संशोधन था, वो नंबर था 44वां 44th अमेंडमेंट था, 1978 में यह हुआ था। और इसमें जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार जो था इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके फंडामेंटल राइट से इसको निकाला गया, संशोधन किया गया। निकाल कर इसको कहां पर रख दिया गया? इसको रखा गया आर्टिकल 300 ए में, अनुच्छेद 300 ए में। और वर्तमान में राइट टू प्रॉपर्टी किस प्रकार का अधिकार है? तो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है यह एक विधिक अधिकार के रूप में है। विधिक अधिकार के
रूप में आपको दिखलाई पड़ता है। तो विधिक अधिकार के रूप में क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी आपका वर्तमान में देखने को मिलता है। और अगर हम लोग अब बात कर लें कि वर्तमान में कुल कितने फंडामेंटल राइट हैं, तो वर्तमान में कुल मूल अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, 6 मूल अधिकार आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 6 मूल अधिकार हैं, तो सबसे पहले समानता का अधिकार होता है। नंबर 1 पर आप लिखेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसको क्या बोलेंगे, राइट टू इक्वलिटी। और इसका जो प्रावधान आपको देखने को मिलता है, इसमें कुल आर्टिकल्स कितने होते हैं, 14 से लेकर के 18 के बीच में 14 टू 18 आपको मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट टू इक्वलिटी। दूसरे में आपको क्या मिल जाता है, पहले में हो गया समानता का अधिकार, दूसरे में होता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अब जो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लिबर्टी जो है, ये कौन से आर्टिकल में मिलता है, तो ये 19 से लेकर के कहां तक मिलता है, 22 तक मिलता है। 19 से 22 तक आपको मिल जाता है राइट टू लिबर्टी। तीसरे नंबर पर आपको क्या होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये कौन से आर्टिकल में मिलेगा, तो 23 एंड 24 में। अब इसके बाद जो चौथे नंबर पर आता है, कौन सा, इसको हम लोग कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको क्या बोला जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस राइट। अब यहां पर राइट टू रिलीजियस जो होता है वो आपको कितने आर्टिकल से मिलता है, तो ये मिल जाता है आपको आर्टिकल 25 से लेकर के 28 के बीच में, 25 से लेकर के 28 के बीच में आपको क्या मिल जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर इसके बाद जो 5वें नंबर पर आपको मिलता है वो कौन सा राइट होगा, तो 5वें नंबर पर जो माइनॉरिटीज होते हैं यानी कि अल्पसंख्यक हैं, उनके संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो होता है वो आपको मिलता है आर्टिकल में। अगर बात करेंगे तो ये 29 और 30 में देखने को मिलता है। 6वें नंबर पर जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका जो प्रावधान होता है वो आपको मिलता है आर्टिकल 32 में। और जब संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर से पूछा गया कि सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके अनुसार पूरे संविधान में क्या है, तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा कि मेरे अनुसार संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 32 है। तो इसलिए इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा यानी कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओवरऑल अगर प्रश्न आता है कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा प्रियम्बल। तो यहां तक की बातें आप अच्छे तरीके से इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जो बात करेंगे अपनी अगली क्लास में, वो हम लोग बात करेंगे अब एक एक आर्टिकल्स की बात करेंगे, और इसमें इस क्रम में आप हेडिंग बनाइएगा आर्टिकल 12। और आर्टिकल 12 में आप जानते हैं कि यहां पर
राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। और अनुच्छेद 13 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो यहां पर आपको कानून की परिभाषा बताई गई। कानून की परिभाषा। और 12 में किसकी बात की गई है? तो यहां पर राज्य की परिभाषा। डिटेल्स में इन दोनों पॉइंट्स को लेकर के हम लोग अपनी अगली क्लास की शुरुआत करेंगे। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा देखेंगे, 13 में कानून की परिभाषा देखेंगे, क्योंकि सभी की सभी बातें आपको राज्य से संबंधित ही हैं फंडामेंटल राइट में। तो पहले हम लोग राज्य को समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं या व्यक्ति हैं जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होते हैं। कानून क्या होता है, और कानून बेसिकली कानून क्या होता है ये तो नहीं, लेकिन हाँ, कानून को कहां पर बनाया जाता है, किस तरीके से ये वायलेट करते हैं, तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 13 में की गई है। और इसी में आप देखेंगे तो थोड़ी सी झलक आपको जुडिशियल रिव्यू का भी देखने को मिलता है अंडर आर्टिकल 13। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगली क्लास में अनुच्छेद 12 और 13 की परिभाषा, और फिर इसके बाद हम लोग फंडामेंटल राइट में जो अलग अलग मूल अधिकार हैं इसकी चर्चा हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।